is basically not thermodynamics. हम्म, ठीक है, चलो उसमें मैंने एक लास्ट डे एक क्वेश्चन पे खत्म किया था जिसमें मैंने आपसे ये बोला था कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, और आपने पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट yes कैलकुलेट sir. करा था, है ना। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई ने पूछा है। पहले तो मेरा मेरा वो क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद हम उस जेई के पूछे हुए क्वेश्चन पे आते हैं कि सर ये अगर ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के वॉल्स एडियाबैटिक हैं, फिर से आपको दिखाई दे रहा है ये एडियाबैटिक वॉल, जब इतनी मेहनत से मैं वॉल्स बना दूं इसका मतलब एडियाबैटिक वॉल, और यहाँ पर एक मूवेबल sir. पिस्टन है सर, दिस इज योर मूवेबल पिस्टन, और इसके साथ एक स्प्रिंग बंधी हुई है, देयर इज अ स्प्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू दिस मूवेबल पिस्टन, ठीक है। एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज एरिया इज इक्वल टू ए, और ये एडियाबैटिक वॉल्स है सर, एडियाबैटिक वॉल्स, ठीक है। इसके अंदर आपने फिर से वही हीटर टू हीट द गैस, मान लो इनिशियल वॉल्यूम इज वी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर इज टी नॉट, और आपका जो पिस्टन है अगेन इट इज मूविंग स्लोली स्लोली, दिस पिस्टन विल मूव आउटवर्ड बट स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली का मतलब समझ में आ गया होगा कि इट विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। इनिशियली दिस स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ इनिशियली, यहां तक समझ गए हो? Yes sir. ठीक है, मान लो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि गैस को हमने हीट करके इसका टेम्परेचर टी नॉट से 2T नॉट कर दिया, आई रेज्ड इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T नॉट टू 2T नॉट। अब आपका क्वेश्चन फिर से वही है कि इस केस में अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन का रिजल्ट बड़ा गंदा सा बनेगा, बट अगर मान लो कि मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, तो हाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, कैसे सोचेंगे? यहाँ पर बस एक काम एक्स्ट्रा किया है कि हमने स्प्रिंग लगा दी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? चलो मिलके समझते हैं। सर पहली बात तो यह है कि मैंने आपसे ये बोला कि द पिस्टन इज मूविंग स्लोली, इट मींस कि इट इज नॉट एक्सेलरेटेड, एंड इफ इट इज नॉट एक्सेलरेटेड मींस फोर्स इज बैलेंस्ड, एंड फोर्स बैलेंस का मतलब है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। पहला पॉइंट तो ये। तो अगर मैं पिस्टन की बात करूं तो पिस्टन पे व्हेन इट वुड बी गोइंग आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड बाहर की तरफ जब ये मूव कर रहा होगा, ये Yes ऐसे जा sir. रहा होगा ना, ठीक है। तो Yes इस sir. पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझते हैं। Spring तो की एक वजह तो से. फोर्स होगा जो बाहर का प्रेशर जो इस पे लग रहा होगा, बाहर का प्रेशर, Yes sir. ठीक है, तो उसको पी नॉट मान लो, तो एक तो फोर्स वो हो गया। दूसरा फोर्स स्प्रिंग का फोर्स होगा, बिल्कुल सही बात। अगर मान लो स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय एक्स, मान लो पिस्टन इज मूव्ड आउट बाय एक्स, तो स्प्रिंग विल आल्सो गेट कंप्रेस्ड बाय एक्स, तो स्प्रिंग का फोर्स इतना होगा। और इधर से जो लग रहा होगा दैट वुड बी द प्रेशर ऑफ द गैस, एंड Yes sir. प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड विद द एरिया ऑफ द पिस्टन। अब हमें ये बताइए कि सर इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, तो पहला पॉइंट तो ये कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस ऑफ के एक्स, Yes sir. or at any instant we can write pressure of the gas to be equal to P naught A plus of Kx divided by A. This will be the pressure of the gas at any instant, right? अब यहाँ पर एक बात समझो कि यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों की अगर बात करें हम, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज रिटन एज पी नॉट ए प्लस ऑफ के एक्स। अगर आप इस प्रेशर को देख रहे हो तो गैस की प्रेशर एक्स पर डिपेंड कर रही है। Yes sir. X, which is either you can consider it as displacement of the piston or you can consider as the compression in the spring, तो इस पे डिपेंड करिए। इसका मतलब यहाँ पर all the three are changing, Yes sir. है ना, मतलब सारी चीजें चेंज हो रही है, प्रेशर ऑफ द गैस भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, और टेम्परेचर भी चेंज हो ही रहा है, और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर सर कौन सा लॉ लगेगा? तो यहाँ पर कोई सा लॉ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर कोई सा लॉ नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है भाई, लॉ नहीं लगेगा। सर जैसे कि तो लॉ पी नहीं नॉट लगेगा तो कांस्टेंट है हमेशा से, और ए भी पी नॉट कांस्टेंट है, बट प्रेशर हम जो कांस्टेंट है. लॉ लगाते हैं, नहीं, हम जो लॉ अप्लाई करते हैं वो किस पे अप्लाई करते हैं? हम नहीं गैस सर, पे मैं अप्लाई कुछ और करते हैं। पूछ रहा था हाँ पूछिए पूछिए। कि पी नॉट कांस्टेंट ही है. हम्म, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आज। पी नॉट. हेलो सर. हाँ हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ध्रुव। आवाज आ रही है अब आ तो रही है सर? अभी मगर भी बीच बीच में ब्रेक। ब्रेक हो रही है. नहीं नहीं, अभी तो ब्रेक नहीं हो रही है, बोलो बोलो, आप बोलो। सर मैं यही कह रहा था, पी नॉट ए और के तीनों कांस्टेंट है इसमें.
तो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है ना यस, एक्स पे प्रेशर डिपेंड कर ऑफ रहा है गैस। जी। प्रेशर ऑफ गैस सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है और इसी की वजह से ये वेरी हो रहा है। ठीक यस है, सर, ठीक। चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा लॉ लगेगा, तो ऑब्वियसली कोई सा लॉ नहीं लगेगा, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें सर? तो फिर हम इसमें आइडियल गैस की इक्वेशन का यूज करेंगे। ऑल द प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। एक चीज है जो अभी भी चेंज नहीं हो रही है, वो है नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल और नंबर ऑफ मोल्स फाइनल सेम है, तो इस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स को तो जानते ही हैं, पी वी डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं, आर टी। तो यस आर सर। से आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब हम इस बात में ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यस सर। ठीक है, और P1 V1 का मतलब P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई T नॉट इज इक्वल टू P2, दैट इज द प्रेशर, जो टोटल प्रेशर है वो कितना होगा। P नॉट तो ए दैट प्लस टोटल KX प्रेशर अपॉन ये एम। आपको दिख रहा है ना, P नॉट A प्लस ऑफ KX डिवाइडेड बाई A। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई V2। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब V2 देखो, V2 फाइनल वॉल्यूम आपको नहीं पता है, बट फाइनल वॉल्यूम होगा कितना? तो फाइनल वॉल्यूम, ये चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं है, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल AX वॉल्यूम नहीं। प्लस ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम। नहीं यस समझे? सर, V नॉट प्लस AX। हाँ, V नॉट प्लस ऑफ AX डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर व्हिच इज 2T नॉट। यस सर। ठीक है, अब ये सॉल्व करना एक अलग बात है, बट ये तरीका होगा सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें सर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी ना। हाँ, x निकालना है मतलब, यस सर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी गंदी सी। तो खैर जो भी इक्वेशन बने, गंदी अच्छी जो भी, यस सर। तो उससे उससे हमें रिजल्ट निकलेगा। आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते। ठीक है, अब देखिए इस पर जेई वाला क्वेश्चन में एक बार, एक मिनट जरा रुकना। जेई, नहीं वो क्वेश्चन सेम ही हो जाएगा। चलो एक कर ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन और है, मतलब जेई का पूछा हुआ जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि आपसे ये बोला कि साहब ये वही पूरा सिचुएशन, ये अपनी स्प्रिंग, ये तामझाम ऐसे, बस थोड़ा सा ये वेरिएशन है इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं कि आपसे होता या नहीं। ठीक है, ये ऐसा वही हीटर भाई जो हीट करेगा गैस को, इसके अंदर जो गैस रखी हुई है, इसके अंदर गैस है ना, और वॉल्स आर एडियाबेटिक। आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, जस्ट सुनो इस क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर बाय अ स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब वैल्यू दे रखा है भाई। एरिया ऑफ जो पिस्टन है वो 8 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है इनिशियली द गैस इज एट टेम्परेचर ऑफ T1 is 300 Kelvin and occupies the volume that is V1 is equal to 2.4 into 10 to the power -3। ये गैस के लिए गिवन है मीटर क्यूब। ठीक है, आपसे कहता है कि द गैस इज हीटेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर अंटिल द पिस्टन मूव्स आउट स्लोली बाय 0.1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन यहां दिया हुआ है ध्रुव भाई, यस सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, फाइनल प्रेशर और पूछा। स्लोली वर्ड बोला गया, स्लोली याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, स्लो मूवमेंट हो रहा है ना, तो 0.1 मीटर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, और याद रखिए स्लोली। आपसे कहता है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द हीट सप्लाइड बाय द हीटर, मतलब फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है, T2 की वैल्यू बतानी है, और हीट सप्लाइड बाय हीटर, हीट को जाने दो अभी, हीट पता नहीं कर पाओगे या नहीं। और दूसरी चीज है कि आपको जो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दे रखा है दैट इज 8000 न्यूटन पर मीटर दे रखा है आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM जो सिलेंडर पे मतलब पिस्टन पे बाहर से लग रहा होगा दैट इज 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी डेटा में गिवन है आपको। तो आपको सिंपली फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ये सब प्रेशर कौन सा दिया है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हम लोग ले रहे थे ना, बाहर से एक प्रेशर यस लगेगा, सर, यस सर। ऐसा कह रहा था ना, दैट इज बेसिकली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई फ्रिक्शन विरिक्शन नहीं है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तामझाम इनिशियल नहीं है। प्रेशर नहीं दिया हुआ। इनिशियल प्रेशर गैस का नहीं दिया हुआ। ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा कि व्हेन इट इज नॉट हीटेड दिस इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, जो अभी हमने बोला था। ओके सर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और है, मतलब जेई का पूछा हुआ जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि आपसे ये बोला कि साहब ये वही पूरा सिचुएशन, ये अपनी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दे रखा है दैट इज 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी डेटा में गिवन है आपको। तो आपको सिंपली फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ओके सर।
हुआ ध्रुव? ये सर कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ी। ठीक है, कैलकुलेशन को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि हाउ डिड यू कैलकुलेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस? सर वही पी नॉट ए प्लस के एक्स हो जाएगा इसमें भी। नहीं नहीं नहीं, इनिशियली स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेस्ड बेटे, neither it is stressed nor it is compressed, it is in its natural length. I'm asking about कि जब टेम्परेचर उसका 300 केल्विन था तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस? देखो, जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, यस सर। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे हम इनिशियल प्रेशर? क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द इनिशियल प्रेशर? पी नॉट ही होगा फिर तो। सिंपल सी बात है, गुड, पी नॉट ही होगा, क्योंकि ये पिस्टन पिस्टन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का कोई फोर्स ही नहीं है। और पिस्टन को अगर हम इनिशियल सिचुएशन में देखें तो इस तरफ से हमारा प्रेशर ऑफ द गैस लग रहा होगा और इधर से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम पी नॉट बार बार कहते हैं, ठीक है? तो इसका और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, फोर्सेस ड्यू टू बोथ ऑफ दिस प्रेशर्स। तो इसका मतलब है कि पी नॉट विल बी इक्वल टू पी ऑफ द गैस, ठीक है? तो प्रेशर ऑफ द गैस इनिशियली जो है वो बेसिकली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विदाउट एनी डाउट। यस सर। ठीक है? अब आपसे कह रहा है कि दिस हैज मूव्ड आउटवर्ड, तो अब दूसरे केस में क्या हुआ कि दूसरे केस में द पिस्टन हैज मूव्ड, ठीक है, आउटवर्ड। और जब पिस्टन मूव करेगा आउटवर्ड की तरफ तो अब क्या होगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया इज द फोर्स, और एक फोर्स हमारा लग जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स भी लगेगा, एंड स्प्रिंग का फोर्स विल बी इक्वल टू कितना? तो kx, और इधर से प्रेशर ऑफ द गैस लग रही होगी, है ना? और ये अभी हमने करा था, ये सेम काम हमने अभी करा था, प्रेशर ऑफ द गैस जो लग रही होगी, तो प्रेशर ऑफ द गैस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि PATM, ठीक है, प्लस ऑफ kx डिवाइडेड बाई a लिख सकते हैं। ये किया आपने फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, यस सर। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम? ये तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस हो गया, ये डेटा इरेज कर सकता हूं, यस सर कर लो। ठीक है? तो ये तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस हो गया। नाउ वी मूव टू द व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम्स। तो फाइनल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं P1 V1 upon तो T1 equal to P2 V2 यस, तो फाइनल वॉल्यूम अगर हम लिखें तो फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे? तो V2 विल बी इक्वल टू V1 प्लस ऑफ A इनटू X, अभी ये भी किया था हमने, यस सर। ठीक है? तो हमें फाइनल वॉल्यूम पता है, हमें फाइनल प्रेशर पता है, हमें इनिशियल प्रेशर पता है, हमें इनिशियल वॉल्यूम पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, खत्म। एक पार्ट सॉल्व हो गया। इसका दूसरा पार्ट भी था, बट वो दूसरा पार्ट मैंने अभी जानबूझ के नहीं कराया, वो आगे मैं उसी पर डिस्कशन कर लूंगा, क्योंकि अभी मैंने एनर्जी नहीं बताया आपको। यस सर। समझ आई बात? क्या कोई रॉकेट साइंस है भाई? हमें ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। चलो और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्लियर है कि अगर यस सर। पिस्टन मूव करेगा, एडियाबेटिक वॉल है, चाहे उसमें स्प्रिंग लगा दूं या बिना स्प्रिंग के, तो हम पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या फिर हम उसमें टेम्परेचर निकाल सकते हैं, फाइनल वाला फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हम सर सारी अगर चीजें ये फाइंड कर सकते पिस्टन हैं। एक्सीलरेटेड मोशन में हो गया तो फिर कैसे करेंगे? तब तो फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा सर, और वो फिर अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो गया तो प्रेशर का रिलेशन नहीं निकलेगा, फिर उसमें और एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी जो कि अपने लिए नहीं होगी, ठीक है सर। ठीक है? क्योंकि जब आपका एक्सेलरेटेड हो गया तो इसका मतलब है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो वो फाइंड करना बहुत मुश्किल काम होगा। यस सर ठीक है समझ गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिस पर जेई ने पूछा, तो पहले तो एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हम जेई के क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला एक क्वेश्चन ये है कि सर एक दो वेसल है, और ये बड़ा फेमस सवाल है, मतलब स्टैंडर्ड सवाल है, हर जगह अवेलेबल होगा। ये आपके दो वेसल्स हैं, दो कंटेनर्स हैं, और इसमें आपने गैसेस भर दिया। ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, ये पी नॉट वी नॉट टी नॉट, ठीक है? यहाँ पर भी पी नॉट वी नॉट टी नॉट। अब मेरी बात सुनिएगा, टू आइडेंटिकल वेसल्स ए एंड बी, ईच ऑफ वॉल्यूम वी नॉट joined together with small tubes as shown in the figure, initially containing the same gas at pressure P naught and absolute temperature T naught. The vessel A is now heated to maintain its temperature at 2 T naught. इसका हमने टेम्परेचर क्या किया है? इसके टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया है, दैट इज T नॉट से हमने कितना कर दिया है? 2 T नॉट कर दिया। तो ऑब्वियसली कुछ गैस इधर से उधर भागेगी, यस सर। ठीक है? बिकॉज इसके टेम्परेचर को हमने कुछ भी नहीं किया, इसका सर टेम्परेचर बीच में रिमेन कोई सेम। वॉल्व नहीं है इस कंटेनर में? नहीं है ना? नहीं कोई वाल्व नहीं है, सिंपली पाइप है। ठीक है। Vessel B is maintained at the same temperature of T naught, right? तो आपसे पूछता है कि find the number of moles of the gas in each vessel. मतलब आपको number of moles Na is equal to what और Nb is equal to what, ये पूछा जा रहा है, ठीक है? और दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है find the common pressure, because इधर आप हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम किसका रहना है? वेसल का। वेसल का वॉल्यूम तो फिक्स है ना,
यस सर। यहाँ पर कोई पिस्टन मूव तो नहीं कर रहा जो वॉल्यूम को चेंज कर दे, ठीक है? तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस फ्लो करेगा और तब तक करेगा जब तक प्रेशर सेम नहीं हो जाते। तो इसलिए दूसरा जो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन का पार्ट पूछा गया वो है कॉमन प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर और कॉमन प्रेशर जो भी कह लीजिए आप। कैसे होगा? सर पहले तो P अपॉन T कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, जब अगर V कांस्टेंट हो जाएगा तो। हाँ, v कांस्टेंट है, बिल्कुल सही, v कांस्टेंट है। P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। p1 v1 अपॉन इज इक्वल टू p2 v2 p2 अपॉन क्या T1 बोला? अपॉन T2। फिर मतलब P1 T2, मतलब इसमें हमें फिर हमारे को T1 T2 दे रखा है और P1 P0 दे रखा है, तो P2 निकल जाएगा इंडिविजुअल प्रेशर इसका। तो निकाल के बताओ तो। यस सर। इसमें कोई मतलब खतरनाक कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है तो कर सकते हैं। टू P0 आएगा सर, P2। 2p0 यस सर, सिर्फ A का। नहीं, जो a का होगा वही b का होगा। प्रेशर फाइनली तो कॉमन होगा ना सर। हाँ जी सर। तो प्रेशर तो दोनों का सेम होना चाहिए, कॉमन प्रेशर। चलो मिलके करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन को अपन समझते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस देखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस क्या होगा? मोल नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं पीवी अपॉन आरटी, है ना? यही तो होता है ना नंबर ऑफ यस मोल्स का सर। फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये हो जाएगा पीवी अपॉन आरटी। इनिशियल अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स मतलब टोटल इसका और इसका, तो ये सर कितना लिखेंगे आप इसको लिखेंगे सर पी नॉट इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी नॉट और फिर प्लस ऑफ पी नॉट इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी नॉट। एम आई राइट? यस सर। So this will be equal to twice of P naught V naught upon RT naught. This is the initial number of moles. और दोनों में नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली सेम है। रीजन आपको क्लियर है? क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है, इनिशियली वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है इनिशियली। एम आई राइट? यस सर। अब आपसे कहता है कि जब वेसल ए को हमने हीट किया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ मोल्स ऑफ द गैस ए से बी में फ्लो करेंगे। यस सर। तो ए से बी में अगर फ्लो करेंगे तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा और इसमें बढ़ जाएगा। एन ए और ये एन बी मान लेते हैं, ठीक है? ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है। बट अभी भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों का सम अभी भी किसके बराबर होगा? NI। एन आई के बराबर होगा, ठीक है? तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा इसमें टेम्परेचर में भी चेंज आ गया। टेम्परेचर अब इसका पी और वी नॉट सेम है दोनों, नहीं पी नॉट भी चेंज हो जाएगा, वी नॉट सिर्फ सेम है बट टेम्परेचर चेंज हो गया, यस सर। ठीक है? अच्छा दूसरी बात याद रखो कि यहाँ पर प्रेशर जैसे ही बढ़ा, यहाँ से गैस निकला ताकि इसके प्रेशर को इसके प्रेशर के बराबर मेंटेन रख सके। मतलब गैस तभी तक फ्लो करेगा ना जब तक इसका प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। तो मतलब एट लास्ट प्रेशर विल बिकम सेम, दैट मींस पीवी विल बिकम कांस्टेंट और नॉट। यस सर, बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप सोचिए कि मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर पीवी इज कांस्टेंट फाइनली, तो मैं ये कह सकता हूं कि एन ए आर टी ए, दिस इज द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यस सर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इस वाले के लिए पीवी को हमने ऐसे लिख दिया, तो एन ए आर टी ए दिस विल बी इक्वल टू एन बी आर टी बी लिखा जा सकता है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए लिख सकते हैं आप, यस सर। ठीक है? एंड दिस टी बी एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी ए कितना है? ट्वाइस ऑफ टी बी है, तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी ध्रुव भाई, यस सर। ठीक है? तो जब ये 1/2 हो गई तो एन ए अपॉन एन बी का रिलेशन हमें पता चल गया, ठीक है? और रिलेशन अगर हमें पता चल गया तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है सिर्फ। तो यहां तक नोट करो अगर नोट करना हो तो, नहीं तो मैं आगे बात करूं। कर लिया सर नोट। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए कि एन ए की वैल्यू होगी कितनी? व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स इन दिस एन ए?
अच्छा, मोल्स सर का पार्शियल फ्रैक्शन कितना प्रेशर यूज होगा होगा यहाँ पे, जी? पार्शियल प्रेशर यूज होगा यहाँ पे। नहीं नहीं, पार्शियल प्रेशर यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको रेशियो पता है ना, सिंपल सी बात है। रेशियो मैथमेटिक्स यूज करो, Na/NB इज इक्वल टू 1/1:2, 2n = यही है ना? 20 हो जाएगा, हाँ। है ना, 1:2। तो इसका मतलब है कि Na की अगर वैल्यू देखोगे तो Na क्या लिखोगे आप? रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। Nb क्या लिखोगे? रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। ठीक है, तो Na और Nb पता चल जाएगा। यस क्लियर? यस अब सर। दूसरा पॉइंट है कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? फाइनल प्रेशर अगर हमें लिखना है तो फाइनल प्रेशर हम किसी से भी कैलकुलेट कर लें, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है। ठीक है, तो हमें मालूम है वॉल्यूम तो सेम ही रहना है। तो अगर मान लो इससे हम प्रेशर निकाल लें तो Nb into R into TB divided by the initial volume, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम विल रिमेन सेम, राइट? Nb आप यहां से निकाल चुके होगे, वो यहां पुट कर देना। ठीक है, R तो R ही है, TB आपको पता ही है कि 2T नॉट हो गया, V नॉट आपको पता ही है। तो क्या हम फाइनल प्रेशर की वैल्यू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर? सर इसमें हमने सिर्फ एनबी क्यों लिया? आप उससे भी निकाल सकते हैं। आपको जो फाइनल प्रेशर है वो Na का या Nb का कॉमन ही होगा ना। यस सर। तो आप चाहें तो इससे निकाल लें, आपकी मर्जी। NaRTA डिवाइडेड बाई V नॉट, या तो आप ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, देखें दोनों से रिजल्ट आपका सेम आएगा। नहीं समझे शायद। सर ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, जो आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो वो सिर्फ एनबी या एनए की वजह से क्यों कर रहे हो? अरे अरे अरे, मतलब NaNb की वजह से नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि दोनों जो वेसल है, दोनों पार्ट ऑफ द वेसल, उसमें जो प्रेशर है वो फाइनली सेम होगा ना सर। यस सर, सेम होगा। सेम होगा, तो प्रेशर अगर सेम है तो चाहे वो मैं इस वाले से कैलकुलेट करूं या इस वाले से, क्या फर्क पड़ेगा सर? यस सर, ठीक है, समझ गया। नहीं समझे तो जबरदस्ती बोल रहे हो। नहीं सर, मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे लगा कि टोटल वॉल्यूम यूज हम्म। करनी पड़ेगी फिर वेसल की, दोनों को मिला के। बट किसी से भी एक से भी कैलकुलेट हो जाएगी। हम तो किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रीजन तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि यस दोनों का फाइनल प्रेशर सेम होगा, और फाइनल प्रेशर को सेम करने ही के लिए एक वेसल से दूसरे वेसल में आपकी जो गैस है ना वो भागेगी व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये फाइनल प्रेशर को सेम करने के लिए भागेगी। यस सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस सर। एक मिनट रुकना। तुम्हारा क्वेश्चन निकाल के रखा था, कहाँ गायब हो गया? छोड़ो, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो कुछ और बात करते हैं। तो चलिए सर, इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं? तो देखिए, आप लोगों को, आपको याद होगा शायद, और कुछ फॉर्मूलाज आपको याद है, इंटरनल एनर्जी वगैरह? यस मुझे सर। बताते चलो। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ कुछ। यस सर, सीपीसीबी वगैरह। सीपीवी सीवी सब याद है? हाँ सर, रिवाइज करना पड़ेगा, वैसे याद है। वैसे याद है, मतलब रिवाइज कर लोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो सीपीसीवी का यूज होगा, सीपीसीवी पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। अब जैसे यही जो क्वेश्चन था, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, जिसमें स्प्रिंग हमने लगाया था। यस सर। ठीक है, उसी क्वेश्चन में अगर हम एक स्टेप आगे चले जाए, कि भाई उसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ लूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द हीट, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मैं सेकंड पार्ट आपसे बताता हूं आपको। आपने बोला सीपीसीवी याद है, तो उसी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम एक बार और बात करते हैं।
देखो वो जो क्वेश्चन था आपका, ये मुझे बस मेथड बताओ कि ये कैसे सॉल्व करोगे। ये देखो, ये स्प्रिंग, फिर से ये तामझाम। आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था सर कि द पिस्टन इज मासलेस, द सिलेंडर एंड द पिस्टन आर थर्मली इंसुलेटेड। तो आपको इसमें क्या क्या निकालना था? द गैस इज हीटेड बाय कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द हीट सप्लाइड बाय द हीटर। ये जो हीटर है वो कितना हीट सप्लाई करेगा, क्या कैलकुलेट कर पाओगे? एनसीपी डेल्टा टी। हाँ, कैसे होगा? चलो मिलके करें। यस सर। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में चल रहा है, तो हीट सप्लाइड बाय द हीटर बेसिकली क्या करेगा, इस गैस को एक्सपैंड करेगा ना। ठीक है, और जब गैस एक्सपैंड होगी तो ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। यस सर। सोच के देखो, तो जो हीट सप्लाई हो रहा है वो क्या क्या काम करेगा, मुझे बता सकते हो? व्हाट आर द वर्क्स इन विच द हीट सप्लाइड विल बी यूज्ड अप बाय द गैस? सर पिस्टन को किस मूव किस कर रहा है। पिस्टन को मूव करेगा, तो एक तो वर्क डन होगा इन एसेंशियल। मूविंग द पिस्टन। ठीक है, यस सर। दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और तीसरा क्या होगा, तो तीसरा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस भी तो चेंज होगी, यस सर। है ना। और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या होती है, एनसीवी डेल्टा टी, यस सर। एनसीवी डेल्टा टी। है ना। इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज रिटन एज एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हीट सप्लाइड जो है आपका, दिस हीट सप्लाइड विल बी यूज्ड अप थ्री वेज। तो इसका मतलब है इसमें हम लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन, दैट इज पी मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन इनटू सीवी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी प्लस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई सीवी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमें क्वेश्चन में बोला ये मोनो एटॉमिक गैस है। कैसा है? मोनो एटॉमिक गैस है, एंड बिकॉज इट इज मोनो एटॉमिक गैस, तो क्या हम सीवी की वैल्यू निकाल पाएंगे? यस सर। दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे इस गैस में? नंबर ऑफ मोल्स तो हमें गिवन नहीं है गैस का, हमसे सिर्फ बोला है कि मोनो एटॉमिक गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? पीवी अपॉन आरटी। वेरी गुड। तो पीवी अपॉन आरटी, तो हीट निकाल सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो हीट में तो हीट भी निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप ट्राई करना शुरू करो, है ना। जो भी डाउट आएगा उस पर डिस्कशन कर लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन पे। ठीक है, और फिर उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स का मिक्सचर बनेगा। यस सर। ठीक है ध्रुव भाई, चलिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहली बात, जनरल बात करें, जनरल प्रोसेस। तो जनरल प्रोसेस का मतलब ये कि अगर मान लीजिए, फिर से वही तामझाम, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी हम ये कहें कि सर ये पिस्टन है और इसके अंदर गैस है और इस गैस को हमने हीट वीट कर दिया बाय यूजिंग सम फिलामेंट और सम हीटिंग कॉइल। तो इस केस में अच्छा कुछ और भी चीजें लगा देता हूँ, स्प्रिंग भी लगा देता हूँ। सर मैं तो कहता हूँ स्प्रिंग के साथ साथ यहाँ पर कुछ वेट वेट भी अगर होता, मतलब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ देख, इसको मैं और चेंज कर देता हूँ कि सर मैंने आपसे ये बोला कि साहब ये एक पिस्टन है, इसमें ये सॉरी ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये अपने नेचुरल लेंथ में था। एक इस पे वेट भी रख दिया जिसका मास m है, इसके अंदर गैस है, इसको हीट कर रहे हैं हम, इसको हीटर लगा दिया, इसको हम हीट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है सर कि जब ये गैस एक्सपैंड होगी, ठीक है, जब ये गैस एक्सपैंड होगी, अब ये मत समझना कि जो अभी करा था वही बात मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी यस बात सर। अलग कर रहा हूँ। कि जब ये गैस एक्सपैंड होगी तो हमसे ये कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द गैस, तो आपको याद होगा कि अगर सिंपली गैस एक्सपैंड हो रही है, यस सिंपली सर। जब गैस एक्सपैंड होती है तो वर्क डन, अगर सिंपली एक पिस्टन लगा हुआ है और सिलेंडर है और इसके अंदर गैस है, तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर आप याद करिए तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीडीवी, याद आ रहा यस सर। पीडीवी। है ना। तो ये पीडीवी और इसी को आप वर्क डन निकालते हो, पी डीवी का इंटीग्रेशन करते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसका इंटीग्रेशन करते हो। बट यहाँ पर अगर मैं आपसे कोई पूछ लूं कि व्हाट आर द वर्क डन इन दिस केस, तो व्हाट विल यू से? अब यहाँ पर सिर्फ प्रेशर ऑफ द गैस तो वर्क नहीं कर रहा होगा, यस सर। कंप्रेशन भी हो रही होगी स्प्रिंग की अगर ऊपर चल रहा है तो। स्प्रिंग भी वर्क कर रहा होगा, और और ये साथ साथ इस पे जो आपने मास रख दिया है वो भी वर्क कर रहा होगा। यस तो सर। यहाँ पर देर आर डिफरेंट वर्क्स विच इज इन्वॉल्व हियर। तो व्हाट विल बी दैट वर्क डन? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई ये जो हमने के स्प्रिंग है उसका वर्क डन, और उसका वर्क डन आप कैसे लिखेंगे सर? तो स्प्रिंग का फोर्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हो प्रेशर में नेट प्रेशर आप किसका किसका लिख सकते हो, गैस का प्रेशर, ठीक है, प्लस स्प्रिंग का प्रेशर। देखो यही फॉर्मूला है ना। तो वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देख ध्रुव भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के एक्स बाई ए, आना बोल, वेर एक्स इज कि एक्स बाई ए कैसे? अच्छा प्रेशर जो उसकी वजह से लग रहा गैस की वजह से, है। यस सर। सॉरी स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग। प्रेशर ड्यू टू द स्प्रिंग, राइट। गैस एक्सपैंड होगी तो प्रेशर ड्यू टू द स्प्रिंग, तो ये भी आ गया,
प्लस और क्या होगा ठीक mg है। बाई ए, यस सर। ठीक है। सर प्लस इनके क्या होगा, साइन लेंगे हम। हाँ प्लस क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस होगा, ठीक है। ये तो यस सर। प्रेशर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। इस केस में मान लो कि पिस्टन मूव्ड आउट बाय dx, ठीक है। तो यस सर। वॉल्यूम क्या लिखेंगे आप, एरिया मल्टीप्लाइड बाय dx, वेयर a इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, यस सर। ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन आएगा, अगर आप उसको सॉल्व करें तो ये वाला एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये एरिया कैंसिल होगा, ये एरिया कैंसिल होगा, बट इसके नीचे एरिया आएगा, यस ठीक है। सर। तो इसका मतलब आपका जो वर्क डन आएगा वो आएगा हाफ के एक्स का स्क्वायर। सोचिए स्प्रिंग का वर्क डन, यस सर। यस ये सर। ए कैंसिल हो गया तो के एक्स बचा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, यस सर। समझ रहे हो ना। प्लस mgx। प्लस ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, नहीं आया, यस प्लस सर। mg मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क सर डन होगा आपकी यहाँ। आवाज कट रही है। हेलो। हाँ मेरी आवाज कट रही है, एक मिनट। नहीं यार, मेरे साइड से नेटवर्क इशू शायद नहीं है ध्रुव भाई। सर हो सकता है आज ना वाईफाई पे काम चल रहा था सोसाइटी में। हम्म, ये हो गया सर, यस ये सर बात हो समझ आ गई अब। गया। यस सर। देखिए ये जो वर्क डन है, इसमें जितने भी वर्क इन्वॉल्व है सब सारे वर्क हम ऐड कर देंगे तो विल गेट द टोटल वर्क डन। सिंपल सी बात है ना। सर इसमें हम अब आई साइन नहीं लेंगे जैसे हमने फोर्स अपॉन एरिया करा। हाँ हाँ। जैसे प्रेशर ऑफ गैस है वो इसको एक्सपैंड कर रही है और हम्म, mg की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है तो हम इसमें माइनस प्लस नहीं लेते हैं। देखो माइनस प्लस तो हम उस केस में लेते हैं जब हम वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये अज्यूम करें कि सिलेंडर इज मूविंग आउट, मतलब सिलेंडर जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब गैस इज एक्सपैंडिंग। तो गैस अगर एक्सपैंड कर रही है तो ये mg नीचे लग रहा है, तो उतना ही फोर्स ये भी तो लगाएगा, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब है वर्क डन जो गैस कर रहा है वो निकाला गया, ये याद रखिएगा। यस सर। इट इज नॉट वर्क डन ऑन द गैस, ये वर्क डन जो गैस कर रहा है। इसीलिए स्प्रिंग क्या हो रही है, जब ये गैस मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो स्प्रिंग तो फोर्स ऐसे लगा रही है, बट आपका जो गैस फोर्स लगा रहा है वो ऐसे लगा रहा है ना। हाँ सर गैस ऐसे फोर्स लगाएगा। तो गैस का वर्क डन पॉजिटिव हो गया या नहीं हो गया। अच्छा और mg का भी वो दूसरा mg कंपोनेंट के हो गया। mg नीचे लग रहा है बट गैस तो उसको धक्का ऊपर दे रहा है, तो mg का भी वर्क डन पॉजिटिव हो गया, ठीक है सर। समझ गया सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे कुछ चीजों पे और डिस्कशन करता हूं। तो ये तो हो गया कि जनरल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, ठीक है। अब हम कुछ और चीजों पे आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बिल्कुल याद है। फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू द डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो डेल्टा यू कैन ऑलवेज बी रिटन एज एनसीवी डेल्टा टी, चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो। इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा हम एनसीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। और प्रोसेस कोई सा भी हो, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला तो पीडीवी है। यस सर। पीडीवी जनरल फॉर्मूला, वो अलग बात है कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन चेंज हो सकता है डिफरेंट केसेस में। प्रेशर कहीं कांस्टेंट हो सकता है, कहीं वेरिएबल होगा, तो वो हम रिलेशन यूज करेंगे, जो भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो यूज करेंगे। बट दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जितना भी आप heat provide करते हो, it is basically utilized by the gas in two ways. Some part of this heat changes the internal energy of the gas and the remaining part does work on the gas. यही तो करते हैं हम बेसिकली, यस सर। ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, हम लोग एक बात समझेंगे सर। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं। एक्चुअली में ये वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि जो आप टोटल एनर्जी दे रहे हो वो बेसिकली आपका टोटल एनर्जी के बराबर है भाई। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं ना आप इसको, नहीं समझे यस सर। यस सर। भाई। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही का तो थ्योरम, सॉरी लॉ है यस कि सर। भाई टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। अच्छा, दूसरी बात पे याद रखिएगा कि हम जो साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज करेंगे, दैट विल बी ऑपोजिट टू द साइन कन्वेंशन यूज्ड इन द केस ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर हम सिंपल सी बात याद रखेंगे, जो यस वर्क सर। डन गैस पे हो रहा होगा, वर्क डन बाय गैस, मतलब जब गैस वर्क कर रही होगी, तो दैट वर्क डन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है।
सर, वर्क डन वर्क डन बाय ऑन गैस गैस, हाँ, और वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव। नहीं समझे? इस वर्क डन बाय यस सर, गैस को समझ हम गया, वर्क डन बाय करंट सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव, और सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो नेगेटिव। मैं तुम्हें इस बात का ना एक लॉजिक देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिजिक्स में जब भी साइन कन्वेंशन लेना हो तो मेरा लॉजिक याद कर लेना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने कोई कार या बाइक हमने डिजाइन करा है कि वो हमें राइड प्रोवाइड करे, यस ठीक है? सर। तो अगर कार या बाइक राइड प्रोवाइड कर रहा है एंड इट इज डूइंग वर्क, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, मतलब वही इसीलिए हमने उसको बनाया ही है। तो दैट इज पॉजिटिव थिंग, राइट? अगर मान लो कि बाइक या कार खराब हो जाए और हमें यस उसको सर। धक्का देना पड़े, सो दैट वी आर डूइंग वर्क ऑन द बाइक और द कार इन पुशिंग इट, यस सर। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना वो। तो दैट इज द नेगेटिव थिंग, यस राइट? सर। तो सिमिलरली अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर हम सिस्टम पे वर्क करने लग गए तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव। यस ठीक सर। है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप फिर से वही एग्जांपल याद करो, अगर बाइक और कार आपने डिजाइन करा है भाई, तो इट डिजर्व समथिंग टू गिव यू वर्क इन रिटर्न, और वो क्या डिजर्व करता है? तो दैट इज फ्यूल, जो वो डिजर्व करता है, राइट? तो अगर आप उसको फ्यूल दे रहे हो तो दैट फ्यूल गिवन टू द बाइक और द कार इज बेसिकली पॉजिटिव, बिकॉज वो उसको नहीं दोगे तो वो वर्क कैसे करेगा? सही यस है सर। ध्रुव भाई? यस सर। लेकिन अगर वही कार या बाइक से फ्यूल बाहर निकलने लग जाए, है ना, बाहर यस फ्लो सर। करने लग जाए, नेगेटिव। जैसे आपने देखा ना कई बार गाड़ी और बाइक से धुआं निकलने लगता है, पेट्रोल लीक होने लगता है, तो वो निगेटिव हो गया ना मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि वो लॉस हो रहा है। यस सर। तो इसी तरह से यहाँ पर फ्यूल का मतलब है हीट, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे। और इसका एक और रीजन मैं बताऊंगा क्यों पॉजिटिव लेते हैं। हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, एंड हीट गिवन बाय सिस्टम, सिस्टम कह लूं या गैस कह लूं एक ही बात है, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है सर। दूसरी बात, अच्छा इसका लॉजिक क्या है? इसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, इनफैक्ट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है? तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो दैट इंक्रीज विल बी पॉजिटिव। जी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। तो आज यहीं तक खत्म कर दो। सर 1 मिनट, मैं ना एक बार इंटरनेट चेक कर लेता हूँ, मतलब चेंज कर लेता हूँ वाईफाई। ठीक है, करके देखो। हेलो। हाँ जी, यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। तो अब देखिए, मैंने आपसे ये बोला कि हीट का पॉजिटिव और निगेटिव का जो साइन कन्वेंशन है उसका अपना लॉजिक भी है। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो टू अ सिस्टम, तो हीट प्रोवाइड करोगे टू सिस्टम तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है ना, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। और अगर हम वही हीट निकाल लें तो हीट डिक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वो हमारे लिए निगेटिव हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक भाई। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे साइन कन्वेंशन का। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस पे हम आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या क्या है उस पे हम वन बाय वन बात करेंगे। तो पहला जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई, सब पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, जो अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि चेंज ऑफ हीट जीरो होगा, हीट जीरो नहीं होगा, चेंज ऑफ हीट जीरो होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? यस और इसीलिए चेंज ऑफ हीट जीरो है, इसीलिए एंट्रोपी होता है यहाँ पर, है ना, चेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये प्रोसेस होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ये प्रोसेस होने के लिए सर दो रिक्वायरमेंट है, कि आपका जो वॉल्स है, वॉल्स शुड बी नॉन कंडक्टिंग, है ना, जिसका दूसरा नाम है डियाबेटिक है, शुड बी नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। क्लोज सिस्टम और होना दूसरा, चाहिए। ऑब्वियसली क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, प्रोसेस शुड बी कैरीड फास्ट, प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट प्रोसेस होगा ये। फास्ट प्रोसेस क्यों? इसलिए वेरी फास्ट,
ये फास्ट प्रोसेस इसलिए होगा ताकि आपके गैस और सराउंडिंग को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम ही नहीं मिले टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये प्रोसेस फास्ट होगा, ठीक है साहब। अब ये प्रोसेस Yes, फास्ट हो गया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो इसमें एडियाबेटिक जो प्रोसेस है उसके केस में हम ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट जो इसमें लिखा जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज रिटन एज पीवी टू द, हम ऑब्वियसली डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा is obviously the ratio of a specific heat at constant pressure CP upon to the CV. constant volume. Yes, sir. Very good, CP upon CV. अब इसी में दूसरी बात पे आए सर, तो ये तो एक फॉर्म है लिखने का, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसी को और कैसे TV लिख सकते गामा हैं? की पावर -1 P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा। बहुत बढ़िया साहब। इसी का तीसरा फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? P की पावर 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1P माइनस 1 माइनस गामा T टू द पावर T की गामा इज पावर इक्वल टू कांस्टेंट। ये दूसरा फॉर्म हो गया, जिसको K लिख लो या सिंपली कांस्टेंट कह लो। और तीसरा P फॉर्म क्या हो गया? तो तीसरा फॉर्म हो गया P TV into टू द V पावर गामा की माइनस पावर 1 गामा -1 इज कांस्टेंट। ये हमारे तीन फॉर्म्स हो गए इसके। अच्छा साहब, दूसरी बात पे आते हैं सर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस ये हम इरेज कर रहे हैं सर, यस सर। ठीक है। वर्क डन इन दिस प्रोसेस कैसे हम निकालेंगे? तो हमने बोला कि किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का जो वर्क डन लिखने का तरीका है वो तो सिंपल सा तरीका है सर। वो सिंपल सा तरीका क्या है? वो सिंपल सा तरीका है कि पीवी टू द पावर मतलब पीडीवी, वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू पीडीवी, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर भी वेरी कर रहा होगा, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा होगा, तो हम कोई सा भी एक रिलेशन लिखेंगे यहाँ पर, ताकि हम वर्क की वैल्यू लिख सकें। तो यहाँ पर अगर हम वर्क की वैल्यू लिखेंगे तो सर कैसे लिखेंगे? तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो वी टू द पावर गामा या P की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, सॉरी, P की वैल्यू को हम लिख सकते हैं K अपॉन V टू द पावर गामा, ये तो लिखेंगे। तो इसका Yes, मतलब sir. है वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी K टाइम्स ऑफ dV अपॉन V टू द पावर गामा फ्रॉम दिस V1 टू V2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है? K बाहर रह जाएगा, ठीक है। और ये V टू द पावर गामा मतलब V टू द पावर माइनस ऑफ गामा, तो V टू द पावर माइनस ऑफ गामा प्लस ऑफ 1, ठीक है। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा V टू द पावर 1 माइनस ऑफ गामा, ठीक है, ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। NRT एंड माइनस V2 टू द पावर 1 माइनस ऑफ गामा माइनस ऑफ V1 1। 1 माइनस ऑफ गामा, एम आई राइट? यस सर। ठीक है। हमें एक बात मालूम है कि सर इस एडियाबेटिक प्रोसेस में P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा कैन बी रिटन एज इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर। ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये, है ना। तो ये वैल्यू K की वैल्यू अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें K को और इससे भी मल्टीप्लाई करें K को, तो K की जगह हम ये वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो K की जगह अगर हम ये वैल्यू इसके साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा एज इट इज। K की जगह हम लिख दें सर यहाँ पर P2 V2 टू द पावर गामा इंटू V2 1 माइनस ऑफ गामा, माइनस ऑफ यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? P1 V1 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर 1 माइनस ऑफ गामा, ये तो लिखेंगे। यस सर। गामा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, गामा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, V2 टू द पावर गामा, और ये हो जाएगा V2 टू द पावर 1 माइनस ऑफ गामा को हम लिख सकते हैं V2 इंटू V टू द पावर माइनस ऑफ गामा, और ये वाला गामा एज इट इज V2 टू द पावर गामा, ऐसे होगा ना ये। यस सर। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से सन्नाटा। तो अगर ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1 अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा, ये होता है वर्क डन। और P2 V2 को हम क्या लिख सकते हैं? NR के फॉर्म में लिखना चाहें तो NR T2 माइनस ऑफ NR T1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर। वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज NR, ठीक है, P2 V2 मतलब T2 माइनस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यस सर। ठीक है। तो ये तो हमारा सर हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि ये हमारा वर्क डन होगा इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसी के साथ कुछ और बातें कर लेते हैं। पहले मुझे आइसोथर्मल करना चाहिए था, बट चलो एडियाबेटिक पे ही पहले बात कर लिया तो कर लिया, क्या जाता है। एनीवेज, तो ये इरेज कर दूं? कर दो सर। ठीक है। अब मेरी बात, दूसरी बात सुनो। अब इस एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम एक्सचेंज ऑफ हीट वगैरह की बात करें, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख रहे हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है साहब। सर डेल्टा यू डेल्टा क्यू 0। इज जीरो, ठीक है। यस तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, है ना। मतलब आप इस केस में कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, तो इस केस में जो है हमारा वर्क डन वो सिंपली एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होगा, यस सर। होगा, है यस ना। सर। इस, ठीक है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि इसको इधर ले आइए, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू,
यस सर, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। इसका दूसरा मतलब कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल। यस सर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस केस में जो एनर्जी है दैट इज डिक्रीजिंग, यस सर, है ना, तभी तो इनिशियल एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ फाइनल एनर्जी, तो एनर्जी डिक्रीज होती है इस प्रोसेस में, और होनी भी चाहिए। अगर आप गैस को अलाउ करोगे टू एक्सपैंड तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, because you are not allowing heat to exchange between the system and the surrounding, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम बढ़ेगी, नहीं है टेम्परेचर बस, डिक्रीज। है ना, अगर ये एक्सपैंड कर रहा हो तो, अगर कंप्रेस हो रहा हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसके इसमें उल्टा हो जाएगा, यूएफ माइनस ऑफ यूआई आ जाएगा। यस सर, ठीक है, क्योंकि ये वाला वर्क डन भी निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप कंप्रेस करेंगे एडियाबेटिकली तो मतलब यू विल बी डूइंग वर्क ऑन द गैस, और जब आप गैस पे वर्क करेंगे तो वो वर्क निगेटिव होगा, तो ये माइनस और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ये यस सर, ड्यूरिंग एक्सपेंशन कह सकते हो ना, ये एक्सपेंशन लिख सकते हो कि अगर गैस खुद से एक्सपैंड हो रही है और अगर कंप्रेस हो रही हो फॉर कंप्रेशन, तो उस केस में आप ये कह सकते हो सर कि डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई ध्रुव भाई, यस सर, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें स्लोप। ठीक है, तो इसका अगर पहली बात तो इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ किया जाए, इंडिकेटर डायग्राम मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। तो यहाँ पर पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पावर ऑफ वी चाहे कुछ भी हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो ऐसा आएगा। यस सर, ठीक है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप एरो को चेंज कर सकते हैं। बट अच्छा, यही ग्राफ आइसोथर्मल का भी ऐसा ही होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्लोप। तो इस केस में अगर हम स्लोप देखते हैं तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप का मतलब डीपी बाई डीवी। यस सर। भाई स्लोप एट एनी एडियाबेटिक की पॉइंट, ज्यादा स्टीप आती है ना? हाँ डीपी बाई डीवी। अच्छा वो डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन या कंप्रेशन, मैं कंपैरिजन करूंगा आगे। ठीक है, जब आइसोथर्मल भी बता दूंगा। तो इसका जो आता है वो आता है, इसका डीपी बाई डीवी अगर कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं करना, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, पी ये हो जाएगा गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 डीवी प्लस ऑफ वी टू द पावर गामा डीपी इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व वॉल्व करोगे ना तो डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकल आएगी तुम्हारी, स्लोप इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी, और आपकी जो डीपी बाई डीवी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस गामा पी बाई वी, ये आएगा ये रिजल्ट। यस सर, ठीक है, और ये जो माइनस पी बाई वी होता है ना, यही स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। यस सर, ठीक है, तो ये गामा टाइम्स होता है ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये स्लोप गामा टाइम्स होता है। ठीक है, यस सर। ओके, तो यार ध्रुव आज इतना ही रहने दो, बाकी चर्चा कल करता हूँ इस पर। ओके।